दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक केस देखेंगे। ये केस एक 25 वर्षीय लेडी का केस है। ये लेडी अपनी सास के साथ मेरे पास आई। इस लेडी को तकलीफ़ ये है कि इसका जो लीवर रीजन है, मतलब राइट अपर क्वाड्रेंट जो है एब्डोमन को अगर हम 4 भागों में बांट दें तो क्या होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट वाला ऊपर वाला हिस्सा, फिर राइट वाला नीचे वाला हिस्सा, फिर लेफ्ट वाला ऊपर वाला हिस्सा, फिर लेफ्ट वाला नीचे वाला हिस्सा। तो अब ये जो राइट अपर क्वाड्रेंट है, राइट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर इसको ओकेजनली एक दर्द उठता था और बहुत ज़्यादा दर्द उठता था और ये पूरा हिस्सा एकदम टाइट हो जाता था और बहुत भयंकर दर्द होता था। इतना भयंकर दर्द होता था कि इस लेडी को अपने पेट को ज़ोर से बांधना पड़ता था और लिटरली ये काफ़ी देर तक रोती रहती थी ये लेडी। इतना दर्द होता था, इतना सीवियर पेन था। जब मैंने इसको पूछा कि क्या तकलीफ़ है तो इसने मुझे ये बताया। हालांकि ये अपनी सास के साथ आई थी तो ये बोल नहीं रही थी और घूंघट निकाला हुआ था, इशारे में ही बात कर रही थी। इसकी सास ही सब कुछ बता रही थी, तो मेरे पास कोई इसकी स्पेसिफिक कोई चीज़ ऐसे नहीं आई। लेकिन अब क्या होता है कि जब भी हम केस टेकिंग करते हैं तो केस टेकिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला ये कि उसके थ्रू वो खुद इन्फॉर्मेशन दे अपन को, उसके बाद में उसके आसपास वाले कुछ इन्फॉर्मेशन दें और कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्टर जो है वो अपने ऑब्जर्वेशन से और कैच करता है कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो अब इसमें से क्या होता है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही सोर्स पर डिपेंड रहना है कि हाँ ये सोर्स, अगर मुझे इस सोर्स से कुछ लाइट मिलेगी, इस सोर्स से कुछ हमें क्लू मिलेगा तो ही हम केस टेकिंग करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर को अपने सारे सोर्सेस पर नज़र रखनी चाहिए और पूरी तरह से केस टेकिंग उसको लेनी चाहिए। तो अब हुआ ये कि ये लेडी कुछ बोल नहीं रही थी। ये लेडी घूंघट में आई थी, इसकी सास आई थी साथ में। इसकी सास ने मुझे इसकी चीफ कंप्लेंट बताई कि सर ये यहाँ पर दर्द होता है इसको, और फिर उसके बाद में इतना दर्द होता है सर, इतना दर्द होता है कि रोने लग जाती है। मुझे दया आ जाती है सर, इसकी इतना दर्द होता है। मैंने एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी दिखाया, उन्होंने सोनोग्राफी लिखी, लेकिन हमने सोनोग्राफी कराई नहीं सर। ये सर कराती नहीं है जांच। मैं इसको 10 बार कह दिया कि तू एक बार सोनोग्राफी करा दे, सोनोग्राफी करा दे। नहीं जाना मतलब नहीं जाना। बहुत ज़िद्दी है सर, बहुत ज़िद्दी है ये। मैंने कहा अच्छा। तो मैं पूछा कि आप जांच क्यों नहीं करा रहे हो, सोनोग्राफी क्यों नहीं कराई आपने? कहा नहीं करानी, होता रहेगा दर्द, कोई बात नहीं। मतलब इसने इस तरह से कहा, हालांकि इतना ज़ोर से नहीं कहा, बहुत धीरे से कहा। और मैं समझ गया कि ठीक है ये थोड़ा सा रिपल्सिव मूड में है, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा इसके साथ बातचीत नहीं की। तो अब उसके बाद में मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सोनोग्राफी नहीं कराई आपने, लेकिन अभी ये दर्द का क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो तो बताओ मुझे। मैंने कहा कुछ नहीं है। इसने लिटरली ऐसे कहा कि कुछ नहीं है। मतलब अब मुझे समझ में आ गया था कि इसकी सास इसको ज़बरदस्ती लेकर आई है यहाँ पर। ये मेरे पास दिखाने भी नहीं आना चाहती थी। तो मैंने इसकी सास को पूछा कि मुझे नहीं लगता कि ये इनको कोई तकलीफ़ है। कहा नहीं सर, ये ऐसी है, इसको बहुत तकलीफ़ है, लिटरली रोती है, लेकिन हमको कहती नहीं है कुछ। और अगर मैंने इसको ये कह दिया कि खाना बना, तो ये रोते रोते खाना भी बना देगी। इस दर्द के साथ रोते रोते खाना भी बना देगी। बाद में मुझे पता चलेगा कि इस बेचारी को बहुत दर्द था। मैंने कहा अच्छा, मतलब उसको इतना दर्द है कि सास को दया आ रही है, लेकिन ये पेशेंट उस दर्द को सहन करके रोते रोते खाना भी बना रही है। आप केस की हर चीज़ को समझना, उसके बाद में हम इसके एनालाइज करेंगे। अब क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा खाना भी बना लेती है ये इतने दर्द में, और आप कह रहे हो इतना दर्द है, लेकिन ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है दवाई लेने में। सर इसका ऐसा ही है, ये इंटरेस्टेड नहीं है दवाई लेने में और ये नहीं लेना चाहती है दवाई। लेकिन सर एलोपैथी में हम इसको टैबलेट भी खिला चुके हैं, पीने की दवाई भी दी, सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, और ये लेती भी नहीं है सर। अब मैं आपको ये कह रही हूँ सर कि अगर आपकी दवाई से इसको 6-7 दिन में फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर मैं इसको दवाई ले जाके भी दे दूँगी ना, तो भी इसको वो दवाई नहीं लेगी।
और इसके जज गई ना, मतलब इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं लेना, तो दुनिया की कोई ताकत इसको दवाई नहीं दे सकती है। मैं अच्छा कहा बहुत जिद्दी है सर, बहुत जिद्दी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने कहा और बताओ कुछ दर्द के बारे में, दर्द के साथ उल्टी वगैरह तो नहीं होती? मतलब वो बोल नहीं रही है, सिर्फ गर्दन हिला रही है। मैं कहा अच्छा दर्द के साथ डकारें वगैरह? मैं कहा अच्छा पेट में फुलावट वगैरह आती हो? मतलब हर चीज़ का और कुछ ढंग से बोलना भी नहीं। मैंने कहा यार ऐसे तो अब मैं क्या क्या इससे क्या हिस्ट्री लूँ और क्या इसको दवाई दूँ। तो मैंने इसको कहा कि ठीक है आप ऐसा करो, आप 2 मिनट बाहर बैठो। फिर मैंने इसकी सास से पूछा, मैंने कहा आप ऐसा करो, इसके बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे, और मुझे ये बताओ कि ये दर्द कब से शुरू हुआ। क्योंकि मैं समझ गया था कि ये लेडी मुझसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये लेडी अपना ट्रीटमेंट लेने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, और इस लेडी को ज़बरदस्ती इसकी सास लेके आई है, क्योंकि इसकी सास मेरी पेशेंट है और उसको हर तकलीफ़ में जब मैं दवाई देता हूँ तो तुरंत आराम मिल जाता है। तो ये इस आशा के साथ आई है कि इसके लीवर का पेन अगर एक बार इनकी दवाई खाने से आराम आ गया तो हम नहीं भी कहेंगे ना तो भी ये दवाई लेके आ जाएगी और ये ठीक हो जाएगी। इस आशा के साथ ये आई है। तो अब मैंने इनसे पूछा कि मुझे बताओ इसकी तकलीफ़ कब से है। कहा सर ये तो कहती है कि शादी से पहले से भी मेरे ऐसे दर्द होता था कभी कभी, और बहुत दर्द होता था। तो फिर मैंने कहा फिर इसके मम्मी पापा ने इनकी सोनोग्राफी तो कराई होगी ना? कहा नहीं सर नहीं कराई, इनके मम्मी पापा ने भी सोनोग्राफी नहीं कराई। और ये तो कहती है कि मैं तो बताती नहीं थी किसी को, और कभी रोती थी तो दर्द होता तो मैं कह देती थी थोड़ा बहुत दर्द है, और मैं ऐसे चला लेती थी दर्द। मैं कहा अच्छा आप तो कह रहे हो इतना ज़्यादा दर्द होता है? कहा सर सच में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसको, मतलब ये रोती रहती है सर, घंटों घंटों रोती रहती है, लेकिन ये फफक फफक कर नहीं रोती, इसकी आंखों से पानी गिरता रहेगा, गंगा जमुना बहती रहेगी और बस चलता रहेगा, इसका कामकाज चलता रहेगा। मैंने कहा अच्छा तो और बताओ, अच्छा इसके स्वभाव के बारे में कुछ बताओ। कहा सर इसका स्वभाव तो ऐसा है ना कि कभी कभी तो मुझे इस पर इतना गुस्सा आता है कि मैं इसको घर से ही निकाल दूँ। मैंने कहा क्यों? कहा सर देखो ये मेरी बहू है, ये मेरे बेटे की बहू है ना। आज से पहले जब मैंने अपने बेटे की शादी नहीं की थी तो घर का खाना मैं ही बनाती थी ना, मैं घर का सारा काम काज करती थी। सर ये जब से आई है ये मेरी माँ बनने की कोशिश करती है। मैंने कहा कैसे, आपकी माँ कैसे बनने की कोशिश करती है? सर मुझे बताएगी, मुझे गाइड करेगी कि मम्मी जी इस सब्जी को ऐसे नहीं ऐसे बनाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब मुझे ये बताती है कि रोटी पे इतना घी लगाना चाहिए, मुझे ये बताती है कि थाली ऐसे पुरसनी चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो मैंने इसके ससुर जी को खाना खिलाने के लिए थाली में रोटी सब्जी वगैरह रखी, तो मुझे ये क्या कहेगी पता है कि आपने सब्जी नीचे डाल दी, आपने रोटी इस तरफ रख दी, आपको अचार और ये सलाद वगैरह ये इस तरह से रखना चाहिए था। मतलब सर इतना टोका टोकी है इसका, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी सास है। मैंने कहा अच्छा इतनी भयंकर है? कहा सर बहुत ज़्यादा भयंकर है ये। मतलब अच्छा अब देखो ये बात हो गई, चलो ठीक है, मैं फिर भी इसको अवॉइड करती हूँ कि यार छोड़ो कोई बात नहीं, बच्ची है इसमें है। लेकिन सर ये मेरे घरेलू मामलों में इंटरफेयर करती है। मेरी बेटी ने कुछ कहा तो मतलब मेरी बेटी अगर अपनी सास की कोई कंप्लेंट मुझे करेगी तो ये लिटरली बिना डरे, बिना ये सोचे कि मैं अगर कुछ कहूँगी तो मतलब इसकी सास ने कहा कि ये नहीं सोचती है कि अगर ये कुछ गलत बोल रही है तो मुझ पर कितना फ़र्क पड़ेगा, मैं कितना गुस्सा हो जाऊंगी, इसको ये समझ में ही नहीं आता है सर। लिटरली डायरेक्ट कह देती है नहीं, मतलब अपनी ननद को डायरेक्ट कह देती है कि आपकी गलती है, आपकी सास की कोई गलती नहीं है, आपकी सास तो एकदम सही कर रही है, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होता है, हमारे वहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा उसके बाद सर जैसे अगर ये मान लो कि कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, ठीक है, मैं कहती हूँ कि ये प्रोग्राम में हमें ये देना है और ये नहीं देना चाहिए, तो उसमें भी टांग अड़ाएगी सर कि नहीं ऐसे नहीं, आपको ये नहीं देना चाहिए और ये देना चाहिए। मतलब मैंने कोई फंक्शन पे, छोटा फंक्शन था, उस फंक्शन पे अपनी बेटी को
कोई गिफ्ट दे दिया, मतलब 10-12 हज़ार रुपये की चीज़ थी सर, वो सोने का आइटम था, तो वो मैंने दे दिया उसको। अब जब वो सोने का आइटम है तो ये कह रही है कि अभी आप छोटे फंक्शंस में भी इतना दोगे तो बड़े फंक्शन में क्या करोगे। फिर उसके बाद में एक बार क्या हुआ कि हमने कार दिला दी हमारे जवाई जी को, तो उसमें भी इसका इंटरफेयर कि अगर आपको कार ही दिलानी है तो कार आपको किसी बड़े फंक्शन में दिलानी चाहिए, ताकि वो लोग जो हैं इस चीज़ को दुनिया देखे, मतलब ताकि दुनिया समझे इस चीज़ को कि हाँ भाई ये फंक्शन था तो उस समय इन्होंने कार दी तो उसकी वैल्यू होगी। सर ये ऐसे मुझे समझाती है। सर मैं डिसाइड करूंगी ना कि मेरी बेटी को मुझे कब क्या देना है, ये डिसाइड करेगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा, सर मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बेटा कम कमाता ज़्यादा कमाता, वो कंसर्न नहीं है मेरा, लेकिन बात ये है सर कि अभी तो मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, मैं उनकी कमाई से अपनी बेटी को कुछ दे रही हूँ सर। इस बेवकूफ़ को ये भी चीज़ समझ में नहीं आती है और ये उसमें भी अपनी टांग अड़ाती रहती है। तो ये सारा केस था ये पूरा केस था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको काली कार्प दी 30 में। काली कार्प 30 देने के बाद में कहा कि ऐसा करना आप काली कार्प 30, उसके उस समय भी दर्द था, है ना, दर्द उस समय भी था जिस समय ये पेशेंट मेरे पास आई थी। तो मैंने कहा कि ये काली कार्प 30 की 4 गोली उसको खिलाई और उसके बाद में कहा इसकी सास को कि 1 लीटर पानी की बोतल में ये 10 गोलियां घोल देना और इसको बार बार पिलाते रहना। और फिर उसके बाद में आफ्टर 7 डेज़ उसने मुझे कहा, वो लेडी आई और ये लेडी बहुत खुश थी इस बार जो ये बहू थी ना, ये बहुत खुश थी और इसने कहा कि सर मेरे आराम आ गया। मैं कहा अरे वाह वेरी गुड, आराम आ गया आपको, तो अभी 3 महीने लेनी पड़ेगी। तो इस बार ये रिलक्टेंस नहीं थी, मुझसे बात भी कर रही थी, हाँ सर मैं ले लूँगी सर, ये तो 3 महीने दवाई ले लूँगी, लेकिन सर सोनोग्राफी नहीं करवाऊँगी मैं कहा कोई बात नहीं, आप सोनोग्राफी मत करवाना, ये दवाई लेना आप, ठीक है। तो मैंने इसको 3 महीने तक दवाई दी और इसका 3 महीने के अंदर अंदर लीवर बिल्कुल ठीक हो गया। ये केस जो है, ये केस 7-8 महीने पुराना है। 7-8 महीने में कभी भी इसने लीवर पेन की शिकायत नहीं की, जबकि इसको जो लीवर पेन होता है वो लीवर पेन जो है महीने में 2-3 बार इसको वो लीवर का पेन जो है वो हो जाता था। इस बार जो है इसको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, 7-8 महीने हो गए। अच्छा, दूसरी बात, इसको जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस भी रहता था, तो एलर्जिक राइनाइटिस का इसने मुझे बताया भी नहीं था। तो इसने जब फॉलोअप दिया ना, तो इसने मुझे ये भी कहा कि सर मेरे को छींकें भी बहुत आती थी, अब तो वो छींकें भी नहीं आती, पहले मेरे को जुकाम भी बार बार हो जाता था, अब तो मेरे को जुकाम भी बार बार नहीं होता। तो इस तरह से काली कार्प के थ्रू हमने वो लीवर पेन का केस सॉल्व किया। इसमें रूब्रिक्स मैंने क्या क्या लिए थे, एक तो ये रूब्रिक लिया था कि डिल्यूजन नेक इज टू लार्ज, और दूसरा रूब्रिक ये लिया था रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा रूब्रिक ये लिया था क्लोजिंग आइज एम्बुलेट। अब ये क्यों लिया था, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो इसको कितना दर्द हो रहा है, दर्द के कारण इसके आंखों से गंगा जमुना बह रही है, लेकिन ये अपने मतलब इतने ज़्यादा आंसू बह रहे हैं, आंसू एकदम लिटरली पानी की तरह आंसू बह रहे हैं, इतना रो रही है ये, लेकिन ये अपनी सास को शिकायत नहीं कर रही है कि मेरे दर्द हो रहा है, और खाना बना रही है वहाँ पर। ऐसी स्थिति में मतलब कोई दूसरा पेशेंट हो, आर्सेनिक का पेशेंट हो, वो पूरे घर को परेशान कर दे, है ना, लेकिन ये खाना बना रही है उस मतलब स्टेज पे। अच्छा, दूसरी बात, अब देखो नेक इज लार्ज क्यों लिया, अरे यार आप बहू हो, ठीक है, तो आप अपने काम से काम रखो ना, आप अपने ससुराल के हर काम में अपनी टांग अड़ाओगे। इवन देखो वो रोटी परोस रही है, उसकी सास अगर अपने हस्बैंड को रोटी परोस रही है तो उसमें भी उसको गलती निकालनी है, उसमें भी उसको बताना है कि नहीं इसको इस तरह से, ऐसे नहीं ऐसे। और इसको हम कन्फर्मिज्म भी समझ सकते हैं। कन्फर्मिज्म का मतलब उसने जैसा देखा है, जो उसको सही लगता है वो ही होना चाहिए, वही सही है और उसी तरह से करना चाहिए, इसको कन्फर्मिज्म कहते हैं। तो इस तरह से मैंने काली कार्प से ये केस सॉल्व किया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।